चैप्टर 141 वॉइड सीड का इनकार। ब्लड हंटर्स की बड़ी एक्सपीडिशन से एक दिन पहले लेवी राजधानी के बाहर सुनहरे गेहूं के खेत में बैठा था। धूप तेज थी, गर्मी भी काफी, इसलिए लेवी वाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहनकर घर से निकल आया था। उसका वायरा उसके पास ही धूप सेक रहा था, आलसी सा, आधी नींद में। देखने में लग रहा था जैसे लेवी अपनी कल्टीवेशन पर बहुत मेहनत कर रहा हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेवी यहाँ धूप लेने नहीं आया था, वो यहाँ डार्क एनर्जी के लिए बैठा था। पिछले कुछ दिनों से एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने और फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद लेवी ने सब कुछ साइड पर रख दिया था। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, वॉइड सीड को पहला स्टेज तक पहुंचाना। अभी वो बस 4% पर था, वो भी कई दिनों की पेन भरी मेहनत के बाद। डार्क एनर्जी अब्जॉर्ब करना क्रिम्सन सीड की तरह आसान नहीं था। एशक्रैल ने बोला था कि डार्कनेस का स्पिरिचुअल ब्रिज डार्क एनर्जी से भरा हुआ होता है। एक सेंस में सही था, क्योंकि डार्क एनर्जी का असल सोर्स शैडो डायमेंशन ही था। पर लेवी अभी उस लेवल पर नहीं था कि सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन से उसे फील कर सके। वो सिर्फ उन कंडेंस्ड पॉकेट्स को फील कर पाता था जो इधर उधर रैंडम एरियाज में छुपे होते। इसी वजह से लेवी को रोज कैपिटल के बाहर डार्क एनर्जी ढूंढते फिरना पड़ता था। आज वो एक ठीक ठाक डार्क एनर्जी क्लाउड में बैठा था, अपने साउंड बेस्ड मेथड से डिटेक्ट करके। डार्क एनर्जी रेडार। वो ऑब्जॉर्ब करता रहता और जब ठंड उसकी सोल को हद से ज्यादा चुभने लगती तो थोड़ी देर ब्रेक ले लेता। क्लासेस और थोड़ी सी रेजोनेंस सिस्टम प्रैक्टिस के अलावा लेवी पूरे दिन यही करता रहता। आखिर मेहनत रंग लाई। क्रैक। एक हल्की सी क्रैकिंग साउंड सुनते ही लेवी ने एब्जॉर्प्शन तुरंत रोक दिया। कुछ डार्क एनर्जी छोड़नी पड़ रही थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सोल ऑलरेडी हद से ज्यादा जम चुकी थी। दांतों की कचकच के साथ और उसकी स्किन से हल्की धुंध निकलती हुई लेवी तुरंत वायरा पर चढ़ा और अपार्टमेंट की तरफ उड़ा। घर पहुंचते ही वो जमीन पर बैठ गया और अपनी कॉन्शियसनेस को लेवल में भेज दिया, सीधा वॉइड सीड के एंसेस्ट्रल रूटेड प्लेन में। विजन क्लियर होते ही लेवी ने देखा कि वो काले स्याही जैसे पानी के ऊपर खड़ा है। उसके पैर 1 इंच आगे बढ़ नहीं रहे थे, जैसे हजारों हाथों ने उसकी स्पिरिट को पकड़ रखा हो। ना आसमान दिख रहा था, ना वॉइड एंसेस्ट्रल ट्री। हर जगह सिर्फ धुंध, ग्लूमी अंधेरी धुंध जो नज़र को 3-4 मीटर से ज्यादा नहीं जाने देती थी। और सबसे बुरी चीज़, वो ठंड। एक ऐसी सोल फ्रॉस्टिंग ठंड जो फॉग से आ रही थी, पानी से आ रही थी, एनवायरनमेंट के हर पार्टिकल से। कितना अनवेलकमिंग प्लेस है। लगता है 1 सेकेंड रुका तो पूरा जम जाऊंगा, लेवी ने टीथ क्लेंचिंग के साथ कहा और अपनी स्पिरिट को जोर लगाकर हवा में उठा गया। पर हवा में उठना भी काम न आया। ठंड फिर भी उससे खाने लगी और आखिरकार के वॉइड सीड ने उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। एशक्रैल, ये क्या बकचोदी है? लेवी ने गुस्से से पूछा। बहुत सिंपल, वॉइड सीड ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, एशक्रैल ने शांति से जवाब दिया। एक्सेप्ट? भाई, वो मेरे बॉडी और सोल में ही तो है, कैसे रिजेक्ट कर सकता? लेवी को समझ ही नहीं आ रहा था। सीड मर्ज हो चुके थे, अब तो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का सवाल ही नहीं होना चाहिए था। पर एशक्रैल के लिए लेवी की सोच बिल्कुल बचकानी थी। तुम गलत समझ रहे हो बच्चे, सीड्स ने तुम्हें चूज नहीं किया, मैंने किया, एशक्रैल बोला। सीड्स होते तो तुम्हारे आसपास भी ना आते। लेवी का मुंह खुल गया। फिर मैं क्रिम्सन और सन ओरिजिन सीड के प्लेन्स में कैसे गया? वही बात, क्रिम्सन सीड मेला हुआ करता था, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेता। सन ओरिजिन ने तुम्हारी रेडियंट ब्लड लाइन की वजह से थोड़ा सा मन मान लिया। पर वॉइड सीड? वहाँ लेवी का कोई कॉस्मिक रिश्तेदार नहीं था, टैलेंट भी एवरेज। ट्रू डार्क एलिमेंटलिस्ट्स के सामने लेवी कुछ भी नहीं, और सीड के हिसाब से वो उस पर थोपा गया था। इन शॉर्ट, जब तक तुम वॉइड सीड को जीत नहीं लेते, एंट्री भूल जाओ, एशक्रैल ने कंक्लूड किया। लेवी के बारे में। और बात यही नहीं रुकती, रेजोनेंस भी तुम्हारी जान ले लेगी, एशक्रैल ने और नमक छिड़क दिया। लेवी का चेहरा धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। वर्स्ट केस, एबिलिटीज। पास्ट पार्टनर्स ने कितनी एबिलिटीज मास्टर की?
लेवी ने डरे हुए पूछा। 15। उसके बारे में। और लेवी का दिल ऑफिशियली डेथ डिक्लेयर हो चुका था। मिलियन से 100 और अब 15। वाह। एशक्राल ने बोला, बी ग्रेटफुल। उनमें से 14 एलिना ने मास्टर की थी। उसके पहले वाले पार्टनर्स ने तो सिर्फ दर्द मनाया, रिवॉर्ड कुछ नहीं। लेवी को उनका दुख महसूस हुआ। फिर एबिलिटी अनलॉक कैसे करे? पूछा लेवी ने। सीड की मर्जी, प्लेन की जरूरत नहीं, बस विल करो। थैंक गॉड। सिग्नेचर वेपन? उफ, या तो वॉइड सीड को जीतो या 1-2 सेकंड में वेपन बना लो। एशक्राल ने हाथ उठा दिया। लेवी सिर्फ ठंडी सांस ले सकता था। 2 वेपन्स उसने बनाए थे, तीसरा भी तय नहीं हुआ था, और थर्ड लाइफटाइम वेपन बनाने में स्पीड बिल्कुल अलाउड नहीं थी। 15 एबिलिटीज भी ठीक हैं, लेवी ने खुद को समझाया। फिर लेवी ने एबिलिटी अनलॉक करने की रिक्वेस्ट भेजी। सीड ने लिटरली उसे गू की तरह छूकर अनलॉक कर दिया, जैसे इंटरैक्ट करके गंदा फील हो रहा हो। जैसे ही डिटेल्स उसके माइंड में घुसी, लेवी की आंखें वाइडन हो गए। अम्ब्रा क्राउन? एशक्राल खुश हो गया। बहुत सही। लेवी शॉक में था। अम्ब्रा क्राउन, एक एथीरियल वॉइड क्राउन जो यूजर को शैडो डायमेंशन की करप्टिंग एटमॉस्फेयर से इम्यून बना देता है। ये एबिलिटी नहीं थी, ये एक की थी। शैडो डायमेंशन जैसे रियल में बिना मरे घुसने की चाबी। ये सब बदल देता है, लेवी ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। एक्सपेडिशन के लिए अब वो पागल आइडिया भी पॉसिबल लग रहा है। 1 दिन बाकी और लेवी फाइनली तैयार हो गया था। वो अपना बैकपैक खोलकर एवोल्यूशनरी फॉर्मूला का बॉक्स निकालता है और उसको देखकर एक दर्द भरी शक्ल बनाता है। भाई, प्लीज मुझ पर रहम करना। चैप्टर 142। लीवी का पहला एवोल्यूशन। लीवी एवोल्यूशन को लेकर काफी डर रहा था। अवेकनिंग के टाइम जो दर्द हुआ था वो अभी तक उसके दिमाग में ताज़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बाकी 2 सीड्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। पर लीवी की सोच अब भी नहीं बदली थी। उसके हिसाब से ये ठीक डिसीजन था। और पेन, वो तो सबको होता है। कम से कम लीवी जगह और टाइम चूज कर सकता था और बदले में कुछ पाने वाला भी था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए लीवी ने एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसने कपड़े उतार दिए, बस बॉक्सेस रखे, फिर एवोल्यूशनरी फॉर्मूला को अपने मुंह के पास ले आया। सॉल्यूशन ग्रे था और हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था, जैसे कोई पुरानी सी आवाज़ किसी बॉटल में बंद हो। लीवी को इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगे थे। मटेरियल्स रेयर थे, लेकिन प्रोसेस आर्थर और शिया के फॉर्मूलाज जैसा ही था। एक गहरी सांस, गल्प। एक ही बार में लीवी ने पूरा फॉर्मूला पी लिया और तुरंत ऑलमोस्ट उल्टी आ गई। टेस्ट मॉस जैसा, कड़वा और घिनौना। फिर उसने अपने टैटू का इनकैंटेशन बोलकर उसे एक्टिवेट कर दिया। एशक्राल की टीजिंग को इग्नोर करता हुआ लीवी ने टेलबोन पर चमक रहा क्रिम्सन सीड प्रेस किया। जैसे ही इफेक्ट चालू हुआ, लीवी को पता था कि इस दफा उसकी कॉन्शियसनेस रूटेड प्लेन में नहीं जाने वाली। एशक्राल पहले ही बता चुका था, इनको कोई टेंटिकल वाला ड्रामा नहीं होता। सीड्स खुद ही इंस्टेंट बेस्ट एवोल्यूशनरी पाथ चूज कर लेते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कथम! लीवी का दिल एक बीट स्किप कर गया। उसने फील किया, टेम्परेचर अचानक से सर्ज हुआ। पहुंचने से पहले ही एक जमती हुई ठंड उसकी वेन्स और सोल में दौड़ गई। हीट और कोल्ड दोनों उसके बॉडी और सोल पर हमला कर रहे थे, जैसे दोनों कंपीट कर रहे हों कि लीवी को ज्यादा कौन तड़पाएगा। लीवी दांतों को भींचकर बस दर्द झेल रहा था। अगर उसका बॉडी पहले से एक्सट्रीम ट्रेनिंग का आदतमंद ना होता तो शायद उसका पूरा जिस्म जमीन पर पड़कर अनकंट्रोलेबल स्पैज़म में चला जाता। गार्ड मत गिराना, फ्लेयर सिर्फ शुरुआत है, एशक्राल ने तीखे टोन में याद दिलाया। एशक्राल अपने रूइंड कासिल के बीच शैडो डिमेंशन में हजारों क्रिम्सन स्पिनिंग रिंग से घिरा हुआ था। वो प्रोसेस वो 100 बार झेल चुका था, अब दर्द उसके चेहरे को हिलाता भी नहीं। पर लीवी, वो तो पीठ के बल गिर चुका था, इधर उधर लौट रहा था, अपने आप को खुजलाता हुआ, दर्द और इरिटेशन से पागल। ये बहुत ज्यादा है। एक अल्टरनेट वर्ड एक बार गर्म हवा के साथ और एक बार ठंडी धुंध के साथ निकल रहा था।
उसका बॉडी टेम्परेचर सिस्टम लिटरली कंफ्यूजन में था, समझ ही नहीं पा रहा था कि गर्म बने या ठंडा। फ्लेयर्स कोई मेटाफर नहीं थे। वॉइड और सन सीड्स लीवी के पेट में डार्क और गोल्डन बर्स्ट रिलीज कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ते हुए और साथ ही लीवी को भी पनिश करते हुए। पर क्रिम्सन सीड, वो किसी से कम नहीं था। जैसे ही उसे लगा कि उसका जर्मिनेशन प्रोसेस थ्रेटन हो रहा है, उसने तुरंत एक इनविजिबल वाइब्रेशन शील्ड अपने आसपास बना ली। सन और वॉइड सीड्स जितना चाहे ट्राई कर लें, क्रिम्सन सीड की कवर स्प्लिट हो चुकी थी। एक छोटी सी रेड रूट नीचे की तरफ निकली और सीधा लीवी के सैक्रम में एंकर हो गई। बॉडी का फाउंडेशन पॉइंट, मूवमेंट का सेंटर, स्टेबिलिटी का किंग पिन। सीड्स के हिसाब से होस्ट का बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एब्डोमेन के ऊपर का एरिया अपर वर्ल्ड और नीचे का अंडरग्राउंड। रूट्स लोअर बॉडी में फैलते हैं, स्टेम स्पाइन के अलोंग ग्रो होता है, ब्रांचेस और लीव्स अपर बॉडी में बाद में आते। ये सब एक्चुअल ट्री नहीं होता, एक तरह का नया ऑर्गन होता है, पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड। रियलिटी में असली ट्री सिर्फ उसके स्पिरिचुअल लेवल में बनता है। लीवी को इन सब का कोई आइडिया नहीं था। वो सिर्फ तड़प रहा था जब एक बिजली जैसा शॉक उसकी स्पाइन से निकला। पहले लगा कि ये रूट का इफेक्ट है, पर नहीं, स्पाइन खुद म्यूटेट हो रही थी। और फिर लीवी पैरालाइज हो गया। ना उंगली हिलती, ना पैर, पर दर्द वो तो फुल पावर में चालू। लीवी ने मुश्किल से टेलीपैथिकली पूछा, एशक्राल, क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? शांत रहो, तुम्हारी बॉडी एक म्यूटेशन इवॉल्व कर रही है, और बहुत ही खास वाली। एशक्राल खुद सरप्राइज हो गया। हार्मोनिक स्पाइन। उस मोमेंट उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये बच्चा हेवेंस का लाल लगता है। लीवी मीनवाइल सिर्फ उस दर्द को फील कर रहा था। एक डल मेटालिक प्रेशर उसकी स्पाइन पर दबा हुआ, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके नर्व्स पर ब्लेड घुमा रहा हो। फिर सिल्वर लेयर उसकी स्पाइन के बेस से ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, धीरे, प्रिसाइज, एक एक वर्टेब्रे को ट्रेस करते हुए। स्किन नहीं फट रही, छाती नहीं रही, वो रीशेप हो रही थी। अंडर द स्किन मेटल जैसा स्मूथ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, लेयर्ड प्लेट्स जैसा, बिना किसी साउंड के। लीवी बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था, सांस भी मुश्किल। लग रहा था जैसे साउंड उसके अंदर ही बाउंस हो रहा है, बोन्स, रिब्स, स्कल के अंदर। हार्टबीट्स एक स्टेडी रिदम बन गई, स्पाइन जैसे कोई पुराना एंशिएंट म्यूजिशियन उसकी स्ट्रिंग्स ट्यून कर रहा हो। सिल्वर लेयर ऊपर बढ़ती गई, कोल्ड, स्मूथ, जिंदा। ये आर्मर नहीं था, ये वो खुद था। इसके ऊपर फेंट ग्लोइंग पैटर्न्स जो माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशंस छोड़ रहे थे। लीवी हर वाइब्रेशन महसूस कर सकता था, बॉडी से बाहर भी, एयर में, जमीन में, दीवारों के पीछे, जैसे एक अल्ट्रा एडवांस्ड इकोलोकेशन सिस्टम उसकी स्पाइन के थ्रू रन कर रहा हो। फिर क्लैंग, एक फाइनल वाइब्रेशन पूरी बॉडी में गूंज गई और सब कुछ सडनली रुक गया। साउंड वापस आया। लीवी झटके से सांस लेता हुआ आगे झुक गया। पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था, पर उसका जिस्म गिरता नहीं। स्पाइन की सिल्वर रिज ने उसे स्ट्रेट रखा हुआ था, हल्की सी हमिंग के साथ। दर्द धीरे धीरे कम हुआ, खामोशी भी गई, और एक नई चीज अंदर जागी। लीवी अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो दुनिया को फील कर रहा था। ग्राउंड का हर वाइब्रेशन, हवा का हर पल्स, पड़ोसी का हार्ट बीट, दूर चल रहे फुटस्टेप्स, सब अलग अलग कलर्स में चमक रहे थे। रेजोनेंस के कलर्स, ब्लू रिपल किसी के फुटस्टेप्स, क्रिम्सन थ्रॉब हार्ट बीट, गोल्डन ट्रेमर ग्राउंड वाइब्रेशन। विजन नहीं, एक नई रियलिटी थी। हार्मोनिक स्पाइन ने उसे दुनिया का असली लैंग्वेज सुना दी थी, वाइब्रेशन की लैंग्वेज। और लीवी ने समझ लिया, वो पहले अंधा या बहरा नहीं था, वो रियलिटी की असली आवाज से अनजान था, अब नहीं। Chapter 143, The Harmonic Spine. Congratulations on your evolution and new mutation.
अशक्राल ने स्मर्क किया। लीवाई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, देन आस्क्ड, कंप्लीटली स्पीचलेस, बस इतना ही? यही तुम्हारी एवोल्यूशन है? अशक्राल की अपीयरेंस लगभग वैसी की वैसी थी, बस थोड़ा साइज बढ़ गया था, और कुछ नहीं। यू नीड मोर देन वन एवोल्यूशन फॉर माई अपीयरेंस टू चेंज, अशक्राल ने बिल्कुल लेजी टोन में जवाब दिया, जैसे उसे अपने लैकलस्टर रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लग ही नहीं रहा था कि उसे एक भी म्यूटेशन मिला हो। बट अगर मुझे म्यूटेशन मिल सकता है तो तुम्हें कैसे नहीं मिला? लीवाई ने अपनी नई ठंडी सिल्वर स्पाइन को छुआ। एक जेंटल वाइब्रेशन उसके सारे बॉडी में फैल गया। देर बस उन्हें शो होने में थोड़ा टाइम लगता है, अशक्राल ने लीवाई के आसपास घूमते हुए बोला। वैसे कैसा लग रहा है हार्मोनिक स्पाइन इंस्टॉल होने का फील? हार्मोनिक स्पाइन? ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता, लीवाई ने मर्मर किया विथ फुल कंफ्यूजन। एक सेकंड में लीवाई का पिच ब्लैक वर्ल्ड एक कलरफुल फैंटेसी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ना कोई ब्लाइंड स्पॉट, ना कोई केओटिक वेव्स, सब कुछ परफेक्टली स्टेबल। रिजिड सर्फेसेस अब मिलियन छोटी छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जैसे दिख रही थी, जितनी रियल उतनी अनरियल। उसका खुद का बॉडी, उसके कपड़े, सब कुछ विजिबल हो गया, शेड्स बिल्कुल क्लोज टू रियलिटी। तभी उसने नोटिस किया म्यूटेशन उसके बालों तक एक्सटेंड हो गया था। हर एक हेयर स्ट्रैंड के साथ एक सिल्वर थ्रेड जुड़ा हुआ था, जैसे उसके बाल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स हों। दूर से सब कुछ डार्क लगता, पर पास आते ही वो सिल्वर शिमर करता, काफी मेस्मराइजिंग अपीयरेंस। पर लीवाई का फोकस अपने बालों पर नहीं था, वो लिटरली ट्रिपिंग था, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर कलर्स देखना पॉसिबल ही नहीं होता बिना लाइट के, और लीवाई लाइट देख नहीं सकता था, विच मेंट हार्मोनिक स्पाइन डायरेक्टली उसके माइंड से लिंक्ड था। फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करके वो कलर्स बनाता था, एग्जैक्टली जैसा लीवाई इमेजिन करता। व्हाट इज दिस म्यूटेशन? क्या ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन जैसा है? लीवाई ने आस्क इन ऑ। इट्स नॉट जस्ट एनी ऑर्गन, ये तुम्हारी ऑडिटरी सेंस का एक्चुअल ऑर्गन है। यू मीन? यस। लीवाई की आंखें लिटरली फट गई शॉक से। उससे पहले से लग रहा था कि अशक्राल के 9 सेंसेस सीड का मतलब ह्यूमन से नहीं है। अर्थ का एनिमल किंगडम ही देख लो। क्रिकेट्स अपने लेग से साउंड डिटेक्ट करते हैं, फ्रॉग्स अपनी स्किन से, एलिफेंट जमीन से वाइब्रेशन सुन सकते हैं माइल्स अवे। और ये तो सिर्फ अर्थ था, यूनिवर्स में तो ह्यूमंस की ईयर्स मिड टीयर भी नहीं होंगी। अशक्राल कंटिन्यूड, हार्मोनिक स्पाइन कनेक्टेड होता है विद रेजोनेंट थ्रेड्स, वो सिल्वर फिलामेंट्स, और वो तुम्हारी एंटायर बॉडी से लिंक्ड है, नर्वस सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम, बोन्स, सब कुछ। लीवाई ने अपनी नई वाइब्रेटिंग विजन से अपने पूरे बॉडी को मैप किया। थ्रेड सॉफ्ट टोन्स में वाइब्रेट कर रहे थे, जैसे कोई एक्सपर्ट वायलिनिस्ट एक डिवाइन मेलोडी प्ले कर रहा हो। इन एन इंस्टेंट लीवाई अपने बॉडी के अंदर तक देख सकता था, बोन मैरो तक। उसने अपने 3 ओरिजिन सीड्स को भी देखा, अब शांत फॉर्म में ऑर्बिट करते। वाओ, देयर एवरीवेयर! सिल्वर थ्रेड्स एक एक्स्ट्रा नर्वस सिस्टम की तरह हर जगह स्प्रेड थे। फिर उसे एक बात रियलाइज हुई, वेट, मेरा वॉइस फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड को डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा? उसका कलरफुल रियलिटी बिल्कुल स्टेबल थी, नो क्रैक्स, नो डिस्टॉर्शन। इट्स नॉर्मल। अब तुम एक वर्ल्ड में चल रहे हो जो वाइब्रेशन से पेंट होता है। ह्यूमंस विजिबल स्पेक्ट्रम का सिर्फ 0.0035% देखते हैं, तुम फुल स्पेक्ट्रम, मोशन, प्रेशर, टेंशन और साउंड से कलर देख सकते हो। लीवाई का फेस ब्लूम हो गया। ये एबिलिटी इनसेन थी। वो वेवलेंथ्स को देख नहीं रहा था, वो उन्हें सुन रहा था। आई कैन फाइनली सी, बिना सोलर एनर्जी वेस्ट किए, बिना अस्त्रा एआई की बैटरी यूज किए। बॉय, ये बस शुरुआत है। अब तुम्हारे पास सारे रिल्म्स का ग्रेटेस्ट ऑडिटरी सिस्टम है। 9 सेंसेस सीड तुमसे क्लियरली इंप्रेस हो रहा है? लीवाई ने चकल किया। सी, बी नाइस and the world will smile at you. Fuck you and the world smile. Prick. Soon लीवाई अपनी अल्टीमेट एबिलिटी के इन्फो रिट्रीव करने स्पिरिचुअल लेवल में चला गया। जब वो डिटेल्स उसके माइंड में फ्लड हुई, उसकी आंखें फिर से फट गई। अशक्राल का फेस ट्विच कर गया। ओके, नाउ दिस इज सीरियसली पिसिंग मी ऑफ। क्या किया था तुमने पास्ट लाइफ में?
Probably goddess of fortune मुझ पे तरस खा रही है after all the trauma you gave me as a kid. Good, I told you, you should thank me. जा यार कहीं और शर्म ढूंढ। लीवाई ने होपलेस साई के साथ अशक्राल को जजमेंट स्टाफ बना दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रिंक ऑफ डॉन, लगभग 100 डे वॉकर्स नॉर्थ ईस्ट आउटपोस्ट में गैदर्ड थे, सिंड्रेलेस सेटलमेंट के पास। फील्ड्स होली लाइट के प्रोटेक्शन के बाहर थे, पर फिर भी अनटच्ड। हाई काउंसिल ने गार्ड्स डिप्लॉय किए थे जो नाइट शिफ्ट्स में पेट्रोल करते। लीवाई, आर्थर, जोजो, नूरा और क्लासरूम ट्रेनी सब पीछे खड़े थे। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस अभी ज्वाइन करने वाले थे। शिया, जमाल, सर्जियो मिडिल जोन में थे। शॉर्ट ही सही, पर उनकी लीवाई से बात हो गई थी। हेल्पर्स सब बैकलाइन में थे, प्राइवेट एजेंसीज के लोग या लोन मर्सनरीज। फ्रंट के जैसे जैसे आते, रैंक्स और अथॉरिटी स्काई रॉकेट हो जाती। 100 डे वॉकर्स, हाफ पाथफाइंडर रैंक, जोजो ने कंफ्यूजन से कहा। ये श्योरली अबिसिल लॉस्ट नेस्ट टारगेट करने जा रहे हैं। व्हाट? आधा का दिल हाथ में आ गया। मुझे लगा शैडो कासल नेस्ट। इस क्राउड के साथ तो इम्पॉसिबल, लीवाई सेड ग्रिमली। क्लैप क्लैप। 2 थंडरस क्लैप्स ने पूरा आउटपोस्ट शेक कर दिया। सबके हेड्स ऑटोमेटिकली टर्न हो गए। लॉर्ड इड्रिस स्टेज पर आ चुके थे। हैंड से स्मोक रोल हो रहा था। साइलेंस। मैडम नाइमा और सेरेफिस उनके पीछे। ग्रीटिंग्स, इड्रिस ने बस इतना कहा। फिर उन्होंने पोजीशन वाइफ को दे दी। सबको पता था उन्होंने ही प्लानिंग हैंडल करनी होती है। मैडम नाइमा ने फिंगर स्नैप की। 100 नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स हर डे वॉकर के सामने अपीयर हो गए। साइन इट सो वी कैन मूव ऑन। सबने रीड किया। एक स्ट्रिक्ट एनडीए था, मिशन एंड तक। लीवाई ने साइन कर दिया। अगर किसी ने कुछ लीक किया तो फेट वर्स देन डेथ। आर्थर, जोजो, नूरा ऑल साइंड विदाउट हेजिटेशन। डिमेट्रियस ने एक मोमेंट हेजिटेट किया। तभी लॉर्ड डैरियस की कोल्ड वॉइस उसके माइंड में आई। साइन इट नाउ। और वो तुरंत साइन कर गया। डैरियस का गुस्सा उसके लिए डंजन से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। वो कभी नहीं भूल सकता वो नाइट जब उसने और उसके भाई ने अपनी ह्यूमैनिटी बेच दी थी। चैप्टर 144, अ पीस ऑफ योर सोल। कुछ दिन पहले मैंटिस और डेमेट्रियस को अचानक सर एलरिक के ऑफिस बुलाया गया। मैंटिस को पूरा शक था, शायद ये सब उसकी उस स्कीम की वजह से हो रहा था जिसमें वो एक्सपीडिशन के दौरान लेवी से सेंसबाउंड पर्ल चुराने वाला था। पर जैसे ही दोनों ऑफिस के अंदर गए, उन्होंने देखा कि लॉर्ड डैरियस खुद एक काउच पर बैठकर कॉफी सिप कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। ग्रीटिंग माय लॉर्ड। मैंटिस और डेमेट्रियस दोनों झट से झुक गए। मैंटिस को एजेंसी में 3 साल हो गए थे, पर आज तक वो कभी लॉर्ड डैरियस के इतने पास नहीं आया था। लेकिन इस बात से वो खुश नहीं था। उसका दिल धक धक कर रहा था। क्या लॉर्ड डैरियस को उनकी पर्ल चोरी की प्लानिंग का पता चल गया? क्या वो सजा देने आया है? खैर, उससे पहले कि दोनों भाई बेजान हो जाए, लॉर्ड डैरियस ने धीरे से अपना सर उठाया और एक हल्का सा पोलाइट स्माइल दिया। प्लीज जॉइन मी फॉर अ कप। मैंटिस और डेमेट्रियस एक दूसरे को कंफ्यूज नजर से देखने लगे। लॉर्ड डैरियस लोअर रैंक कॉम्बैटेंट से रेयरली मिलते थे, और उनको कॉफी ऑफर करना ये तो और भी अजीब। पर फिर भी दोनों चुपचाप बैठ गए। डेमेट्रियस ने कप उठाया, हाथ थोड़ी सी कांपते हुए। कोई फिक्र नहीं, लॉर्ड डैरियस बोला। मैं तुम दोनों को एक प्रपोजल देने आया हूं। प्रपोजल? माय लॉर्ड, बस हुक्म कीजिए। मैंटिस तुरंत रेडी हो गया। वही जज्बा मुझे पसंद है। मैं भी माय लॉर्ड। डेमेट्रियस भी चिपक गया, तारीफ सुनने के लिए तरसा हुआ। लॉर्ड डैरियस ने उनको और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया। तुम मेरे बच्चे, उन्होंने डेमेट्रियस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा एक खुद का खास टास्क होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस देख चुका हूं। तुम्हारे बिना हमारी मिशन इम्पॉसिबल होती। डेमेट्रियस का दिल खुशी से फूल गया, जैसे सालों से प्यार को तरसा हुआ बच्चा पहली बार गले लगाया गया हो। मेरा खून एजेंसी के लिए, मेरी रूह एजेंसी के लिए। डेमेट्रियस ने अपने दिल पर 3 उंगलियां टपकाकर कसम खा ली। मैं रेडी हूं। मिशन क्या था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था।
बस लॉर्ड डैरियस की तारीफ मिल रही थी, बस इतना काफी था। अच्छा, लॉर्ड डैरियस ने सामने झुककर कहा, टास्क बहुत सिंपल है। मुझे तुम दोनों का हेल्प चाहिए ब्लड हंटर्स एजेंसी को वीकन करने में। मैंटस और डेमेट्रिस दोनों के चेहरे फालिज की तरह जम गए। ब्लड हंटर्स को वीकन करना, ये तो ट्रीजन है, सैंक्चुरी डंजन में जिंदगी भर के लिए टॉर्चरस इम्प्रिजनमेंट। गल्प। दोनों की रूह तक काम गई। घबराओ मत, तुम्हारा रोल बहुत छोटा होगा और तुम पकड़े नहीं जाओगे। खासकर तुम डेमेट्रिस, तुम तो उंगली तक नहीं उठाओगे। सर एलरिक ने भी ऐड किया, माइंड इफ आई आस्क व्हाट एग्जैक्टली वील बी डूइंग? नो, लॉर्ड डैरियस ने स्माइल के साथ मना कर दिया। मैंटस और डेमेट्रिस ने एक साथ सोचा, टास्क पता ही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस मौत से भी बढ़कर, ये कैसे एक्सेप्ट करें? फिर लॉर्ड डैरियस खिड़की के पास जाकर शहर को ऊपर से देखने लगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उन्होंने धीरे से शुरू किया। एक आदमी था, न टाइटल न पावर, लेकिन सपने सबसे बड़े, शौक भी बड़े। पावर, ग्लोरी, नाम, रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहता था। रिचेस, औरतें, स्टैच्यूज, सब कुछ। वो ट्रेन करता रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन दुनिया में हजारों वैसा कर रहे थे और उनमें से बहुत उससे बेटर थे। वो हारने लगा बार बार। कोई उसका नाम याद नहीं रखता था। दुनिया आगे बढ़ गई। फिर एक दिन जब वो टूटने ही वाला था, एक आवाज आई। आवाज ने कहा, अपनी रूह का एक हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। रूम में सन्नाटा छा गया। डेमेट्रिस और मैंटिस दोनों की सांसें अटक गईं। आखिर उस आदमी ने क्या चुना? डेमेट्रिस से रहा नहीं गया। What was his choice, my lord? लॉर्ड डैरियस मुस्कराए। तुम उसका जवाब देख रहे हो? दोनों भाई पत्थर की तरह जम गए। लॉर्ड डैरियस ने अपनी रूह का टुकड़ा दिया था, टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डे वॉकर्स में से एक। ये पर उनकी आंखों में एक शब्द झूठ का नहीं था। और फिर? डेमेट्रिस ने पूछा, हल्की सी बेचैनी और जुनून के साथ। फिर दुनिया ने उसका नाम याद रखा, लॉर्ड डैरियस ने कहा। उसने पावर पाई, ग्लोरी, फियर, रिस्पेक्ट, सब कुछ। बस रूह का हिस्सा वापस नहीं मिला, कभी नहीं मिलेगा। लॉर्ड डैरियस ने 2 छोटे सर्कुलर हेक्सैरिस समन किए, इल्थोरियन स्क्रिप्ट से भरे हुए, हल्की ग्लो के साथ। और तब उन्होंने पूछा, अब बताओ, तुम क्लीन जीतना चाहते हो या जीतना चाहते हो? बेन ब्रदर्स समझ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वो ब्लड हंटर्स एजेंसी को गिराने की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर सफल रहे, डैरियस उनको ऊपर उठा देगा। अगर पकड़े गए, उनकी जिंदगी, उनका रीजन, सब बर्बाद। टीना ने मैंटस की स्पिरिचुअल डार्कनेस से पूछा, यू नो द कॉस्ट? फिर भी सुन रहे हो? मैंटस चुप रहा। उसने डेमेट्रिस की तरफ देखा। वहां न डर था न शंका, सिर्फ एक जुनून। आई एक्सेप्ट, डेमेट्रिस ने कहा। मैंटस के दिल में हल्की सी चुभन हुई, पर अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। देन आई एम इन टू। डेमेट्रिस ने पहली बार उसकी तरफ देखा, शुक्रिया या शायद रीएश्योरेंस के साथ। लॉर्ड डैरियस ने धीरे से सर हिलाया। गुड, फिर शुरू करते हैं ब्रांडिंग से। चैप्टर 145 रेलिश इट व्हाइल इट लास्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैडम नाइमा की स्टर्न टेलीपैथिक आवाज सबके दिमाग में गूंज उठी। इस एक्सपीडिशन का टारगेट है लॉर्ड ऑफ द ब्रोकन पीक, ग्रेव मॉ। एक पल के लिए पूरा हॉल जम सा गया। ठंडी सांसों की एक तीखी लहर चली और कई डे वॉकर्स के चेहरे सीधे तम हो गए। नाम काफी फेमिलियर था, इतना फेमिलियर कि हर घर तक पहुंच चुका था। इवन आर्थर ने भी उसका नाम सुना था, क्योंकि स्कूल के हिस्ट्री क्लासेस में ग्रेव मॉ का जिक्र जरूर होता था।
लॉर्ड ऑफ द ब्रोकन पीक उन पहले टियर 5 नाइट क्रॉलर्स में से एक था जो हमारी रीजन में इन्वेड करने की हिम्मत रखता था 30 साल पहले। उससे हमारे प्रीवियस रीजन हाई चांसलर ड्रेस्ड मॉर्निंग स्टार ने हराया था, पर वो भाग निकला और इस रीजन की उससे एक 30 साल पुरानी कर्ज बाकी थी। वो कर्ज उन हजारों सिविलियंस का जो मरते वक्त भी इंसाफ का इंतजार करते रहे, उन डे वॉकर्स का जो रीजन को बचाते हुए शहीद हो गए, और हमारा कर्ज, हम ब्लड हंटर्स का। आज हम ये कर्ज चुकाने आए हैं। CSR प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, ग्रेवमॉन नहीं बचेगा। मैडम नाइमा ने नज़र आउटसाइडर्स पर टिक गई। आप सब ज्वाइन करना चाहते हो या यहीं रुकना, डिसाइड करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, NDA लगा दिया गया था, फिर भी उन्हें एग्जिट ऑप्शन मिला, एक रेयर कर्टेसी। पर शॉकिंगली कोई पीछे नहीं हटा। कुछ लोग ग्लोरी के लिए रुक गए, कुछ बदले के लिए, और सबसे ज्यादा रिचेस के लिए। ग्रेवमॉर पुराना टियर 5 था, उसका ट्रेजरी इंसेन लेवल का होने वाला था। जीतने वाले को अचीवमेंट के हिसाब से परसेंटेज मिलता। सून मैडम नाइमा ने नया मॉकटर्नल कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया, एक्सपीडिशन के पूरे डिटेल्स के साथ। हर ग्रुप के टास्क्स अलग थे। लीवी और उसके क्लास के लिए टास्क सिंपल था, अबिसिल लॉस्ट नेस्ट, माउंटेन थारनोक का एंट्रेंस प्रोटेक्ट करो। एक 30 मेंबर स्क्वाड थी, कैप्टन, इंस्ट्रक्टर, सेरेफिस। लीवी ग्रिन किया। नो वंडर सेरेफिस हमें ले आया, हमारी ड्यूटी मिनिमम रिस्क वाली है। नाइट क्रॉलर्स मोस्टली अंदर होंगे और सेरेफिस तो खुद ही एक टैंक है। उमार ने साई किया, एक्सपीरियंस के लिए सही है। सेलीन ने पेन उठाया, एक्शन की उम्मीद थी पर यह भी चलेगा। मेलिसा श्रग्ड, इन्वेडिंग एन अबिसिल लॉसनेस इज नो जोक। ग्रेवमॉर टियर 5 है, उसके टियर 3 फॉर एलीट सी काफ़ी हैं। ब्रीफिंग चली, असॉल्ट प्लान, रिट्रीट रूट, सिग्नल्स, फॉर्मेशन, सब कुछ। ब्रीफिंग खत्म होते ही मैडम नाइमा ने क्वाइटली बैक स्टेप लिया। लॉर्ड इड्रिस स्टेज पर चले गए। हम 10 मिनट में निकलते हैं, माउंट्स रेडी करो, पोजीशंस लो। सब बाहर आए। माउंट समनिंग का क्योस शुरू हुआ। लो टियर नाइट क्रॉलर्स एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे। कुछ एक दूसरे से बनती थी, कुछ एक दूसरे को देखकर ही भड़क जाती। फिर बॉम्ब। लॉर्ड इड्रिस की आवाज आई, साइलेंस, और उसके साथ एक ओवरबेरिंग ब्लड थर्स्टी स्पिरिचुअल ऑरा वेस्टलैंड पर छा गया। 1 सेकंड में हर नाइट माउंट अपने घुटनों पर आ गया, विम्परिंग, हेड बाउड। आर्थर ने रिस्पेक्ट से सीटी मारी। बस यही बनना है मुझे। वो अपने जायंट ब्राउन बोर साइज्ड माउंट पर बैठा था, जिसका साइज आर्थर ने वेट के सामने छोटा लग रहा था। जो उसके पास से ग्लाइड करते हुए आई, मिल्की वाइट फ्लाइंग ऑस्ट्रिच पर बैठी थी। रॉयल्टी वाइब्स, उनके एक्सप्रेशन से ही लग रहा था पेजेंट्स को देख रहे हैं। आर्थर ने उसके ऑस्ट्रिच के पतले लंबे टूथपिक लेग्स पर एक थप्पड़ जैसा कमेंट मारा। एटलीस्ट मेरे ब्रुस्की के लेग्स चॉपस्टिक्स जैसे नहीं हैं। उसका बोर प्राउड ऑइंग करते हुए अपने मस्कुलर थाई फ्लेक्स कर गया। जो जवाब ही देने वाली थी कि एक डिफनिंग रोर। हंड्रेड्स ऑफ डे वॉकर्स मोड़ जाएं, ऐसा रोर। एक वाइट वाइवर्न, स्कारलेट स्पाइक्स, फुल बर्जक मोड में, वायरा। रेड आइज, ओवर स्टिम्युलेटेड, फ्यूरियस। लीवी तुरंत आगे बढ़ा। इजी गर्ल, मैं यहीं हूं, श्श्श। ग्रीन लाइट टोटम एक्टिवेट। वायरा 1 सेकंड में मेल्ट हो गई। हेड रब्स, फेस लिक्स, पपी मोड। पुअर लीवी बस प्रोटेस्ट कर रहा था। वायरा स्टॉप, हे स्टॉप लिकिंग, ओके ओके। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस फ्रीज हो गया। ये वो वही एरो वाइवर्न है जिसे फाइनाइट स्ट्रॉम ड्रैगन के अग्रेसिव जीन्स मिले हैं। यूसुफ ने तो कहा था टेम करना इम्पॉसिबल होगा, पर ये। उसके आगे लीवी एक पपी के साथ खेल रहा था। सेरेफिस ने धीरे से कहा, इतना जेंटल कैसे हो सकता है नाइट क्रॉलर्स के साथ आफ्टर व्हाट ही वेंट थ्रू। उसके माइंड में लीवी के पेरेंट्स, टॉर्चर, ट्रॉमा सब फ्लैश हुआ। और सामने लीवी एक वाइवर्न को प्यार से ट्रीट कर रहा था जैसे फैमिली हो। किशोबा ने हेवी टोन में कहा, बच्चा अच्छा है, बस यूनिवर्स इसे तोड़ ना दे। सेरेफिस की आंखों में दर्द था, बट किसी को पता नहीं था उनके स्टूडेंट्स में से एक ऑलरेडी करप्ट हो चुका था, डिमेट्रिस। वो लीवी को बर्निंग जेलसी से देख रहा था।
वेटरन डे वॉकर्स लीवी के आसपास जमा हो गए थे, टिप्स मांग रहे थे माउंट स्टेम करने की। लीवी सबको मुस्कुराते हुए सिखाता जा रहा था, अपनी माँ की टीचिंग्स शेयर कर रहा था बिना पैसे लिए। ब्लड हंटर्स का इंप्रेशन लीवी काफी ऊपर चला गया। और डेमेट्रिस, उसकी आईज कोल्ड, डार्क, हेटफुल। रेलिश इट व्हाइल इट लास्ट्स। उसने अपने साइड बैग को टाइट पकड़ा। उस बैग में क्या था, सिर्फ 4 लोग जानते थे, और उनमें से 2 इस वक्त एक्सपीडिशन लीड कर रहे थे। दूसरा अपनी एक अलग खतरनाक मिशन पर निकल चुका था। चैप्टर 146 माउंटेन थर्नैक। ब्लड हंटर्स की आर्मी जैसे ही एक्सपीडिशन शुरू करती है, वेस्टलैंड की मिट्टी आसमान तक उड़ जाती है। एक मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट उनके साथ साथ मूव होता हुआ। कुछ लोग फ्लाइंग नाइट क्रॉलर्स पर सोर कर रहे थे, बाकी जमीन पर लाइटनिंग स्पीड से स्प्रिंट। लॉर्ड इद्रिस आगे लीड कर रहे थे, अपनी बीस्ट लाइक माउंट वॉइड स्केल रेकर पर, एक लंबा ईल शेप मॉन्स्टर जिसकी गिल्स के पीछे से वेब्ड विंग्स निकलते थे। उन्होंने पेस इतना स्टेडी रखा कि सबको उनकी स्पीड फॉलो करनी पड़ी, चाहते चाहे ना चाहे। आर्थर ग्राउंड पर ही था और साथ ही साथ जोजो के नॉन स्टॉप टीजिंग के अटैक्स भी झेल रहा था। लेवी, वो बैकलाइंस में चिल कर रहा था शिया और नूरा के बीच, विंग्ड माउंट गैंग। लेवी ने आर्थर को ऑफर किया था कि वो उसके साथ ऊपर फ्लाई कर ले, पर आर्थर ने रिजेक्ट कर दिया। डिस्टेंस इंड्योरेंस टेस्ट करना है मेरे माउंट का। शिया एक नई ईगल टाइप माउंट पर थी, मिका जैसी। नूरा एक पिच ब्लैक जायंट क्रो पर 6 एम्बर वाइन आइज वाला, ब्लैकथॉर्न्स की सिग्नेचर बीस्ट। तीनों गर्ल्स स्काई में पैरेलल ग्लाइड कर रही थी, लेवी बीच में हवा का मजा लेते हुए। शिया कैजुअली बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे एक्सपीडिशन में आने देंगी। नूरा लाफ्ट, क्यों? मैं ट्रेनी हूँ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर। शिया ने आईब्रो रेज किया, ब्लैकथॉर्न्स कब से अथॉरिटी फॉलो करने लगे? नूरा गिगल्ड, रिलैक्स, मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची। दोनों गर्ल्स रीजन की 2 सबसे पावरफुल फैमिलीज की डॉटर्स, पर एक दूसरे से जीरो राइवलरी। गैदरिंग्स में पहले मिल चुकी थी और दोनों के वाइब्स मैच करते थे। शिया रिबेलियस, ब्लंट, नूरा प्लेफुल, केयरफ्री। लेकिन लेवी, वो इनकी बातों को 5% भी नहीं सुन रहा था। इनकी हंसी, गॉसिप, सार्केज़म सब बैकग्राउंड नॉइज बने हुए थे, क्योंकि लेवी अपने नए वाइब्रेशनल कलरफुल वर्ल्ड में खो गया था। उसकी हार्मोनिक स्पाइन अब 30 मीटर्स रेडियस तक एक साइकेडेलिक रेनबो लाइक मैप ड्रॉ करती थी। एकोलोकेशन लिमिटलेस है, पर हार्मोनिक स्पाइन एक ऑर्गन है और फिजिकल एनहांसमेंट के साथ ही ब्लूम होता है। फर्स्ट एवोल्यूशन के बाद ही ये 10 मीटर से 30 मीटर्स रीच कर गया। इससे क्लियर था कि लेवी का बॉडी एनहांसमेंट एक परफेक्ट एवोल्यूशन से भी ऊपर था, और लेवी बस एंजॉय कर रहा था। नाइट माउंट्स के कलर्स, क्लाउड्स के शेप्स, हवा का चीक पर ब्रश करना, सब कुछ एक न्यू ड्रीम जैसे लग रहा था, एक सिंपल प्योर हैप्पीनेस। नूरा उसकी गूफी स्माइल देखकर बोल पड़ी, इतना हंस क्यों रहा है? हमारी कंपनी पसंद आ रही है? लेवी ने सीधा जवाब दिया, हाँ। दोनों गर्ल्स एकदम ग्लो कर गईं। ओह क्यूट! उन्हें पता नहीं था, लेवी सिर्फ पोलाइट हो रहा था। सच में वो उनका 80% कॉन्वर्सेशन म्यूट कर चुका था, क्योंकि रोमांस और रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइफ द 3 बॉडी प्रॉब्लम के थ्रेड पर लटक रही हो। रिलेशनशिप्स लग्जरी होती हैं और क्रूअल टू। मीनवाइल हेलियोडोर रीजन के सदर्न बॉर्डर्स, सनस्ट्राइक एजेंसी भी अपना मेगा एक्सपीडिशन स्टार्ट कर चुका था। 100+ डे वॉकर्स। टारगेट एकदम बुरा, शैडो कासल नेस्ट। लॉर्ड डैरियस अनाउंस कर चुके थे। ये एक्सपीडिशन 2 महीने से प्लान हो रहा था, बहुत डीप सीक्रेसी के साथ। अब पब्लिक 2 कैंप्स में स्प्लिट हो चुकी थी, ब्लड हंटर्स सपोर्टर्स वर्सेस सनस्ट्राइक सपोर्टर्स। रिजल्ट्स तब तक कोई नहीं जाने वाला जब तक एक्सपीडिशंस खत्म ना हो जाएं। लॉर्ड डैरियस और सर एलेरिक ब्रीफिंग फिनिश करके फॉर्मेशन प्रेप के बहाने साइड चले गए, पर असल में
वो लॉर्ड डैरियस की स्पिरिचुअल लेवल में मीटिंग कर रहे थे, कॉन्शियसनेस विस्प्स के थ्रू। एक ब्लैक, कोल्ड, सिनिस्टर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसमें बस डैरियस की सोल और उसका शैडो लाइफ सीड ही रोशनी देते थे। सर एलरिक ने डेमेट्रिस को देखा, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड। माय लॉर्ड, वो लड़का बहुत नर्वस लग रहा है, सस्पिशियस हो सकता है। लॉर्ड डैरियस अनफेज्ड। अबिसन लॉस्ट नेस्ट एक्सपेडिशन है, सब नर्वस हैं। सर एलरिक स्टिल अनईजी। हैरोइंग फॉरेस्ट की फेलियर उसकी गलती नहीं थी। कौन गेस करता टियर 7+ मॉन्स्टर एक लड़के के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरी प्लान बर्बाद कर दे। पर इस बार टाइम नहीं था परफेक्ट प्लान बनाने का। रिस्क हाई था। बिशप को रिफाइंड ब्लड चाहिए ही चाहिए था। लॉर्ड डैरियस कामली सेड, ग्रेवमॉ और मैंटिस से कांटेक्ट करो, काम शुरू होता है। 4 आवर्स लेटर, माउंटेन थर्नैक, 300 किलोमीटर्स का जर्नी, कुछ ब्रेक्स और फाइनली दे अराइव्ड। अगर बैटल प्लेन्स होते तो 1 घंटे का सफर था, पर इलेक्ट्रिसिटी उनके रीजन के लिए लग्जरी थी। गैसोलीन, वेस्टलैंड में ड्रिल करना सुसाइड मिशन। हेल्पर्स ब्रेथ हिच करके रुक गए। माउंटेन थर्नैक, एक कोलोसल टेरिफाइंग जायंट, पीक क्लीनली स्प्लिट, जैसे किसी ने प्लैनेट लेवल स्वॉर्ड से चीर दिया हो। ऊपर से रेजिंग ग्लूमी स्टॉर्म इरप्ट हो रहा था, वोल्केनो जैसा, डार्क क्लाउड्स को हेवन तक शूट करता हुआ। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्काई ब्लैक। सन डिसअपियर्ड। मिड डे भी मिडनाइट लग रहा था। माउंट के केव से नाइट क्रॉलर्स ओपनली क्रॉल करते हुए निकल रहे थे, एज इफ द होल माउंटेन इटसेल्फ वॉज अलाइव। लेवी ने कोल्ड ब्रेथ लिया। क्या हेवी करप्टिव एटमॉस्फियर है। विंड ने उसके फेस को डिस्टेंस से ही चोक कर दिया। अबिसल लॉस्ट नेस्ट का असली हॉरर फाइनली उनके सामने था। चैप्टर 147, नीडिंग अ बेबी सिटर। अम्ब्रेल क्राउन अनलॉक करते ही लेवी की शैडो डायमेंशन की करप्शन के प्रति सेंसिटिविटी आसमान छूने लगी, जैसे कोई बिल्ट इन मॉर्निंग सिस्टम हो। क्राउन पहनाना सेफ है या नहीं। बाकी लोगों को इतना हैवी इफेक्ट नहीं लग रहा था, पर ये जमीन का उदास मुर्दा सा माहौल देखकर उन्हें भी पता चल रहा था कि अंदर क्या हॉरर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा था, क्योंकि उनके पास सल्यूशन था। लॉर्ड इड्रिस ने शांत लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में ऑर्डर दिया और पहाड़ की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मैडम नाइमा, नदीर, वेलमीरा, फेन और ब्लड हंटर्स का मेन रेडिंग स्क्वाड उनके पीछे चल पड़ा, सबके हाथ में डायमेंशनल वॉलेट्स। अच्छो, ये गंदा साला हवा मेरी एलर्जी को सताने से रुकती ही नहीं है। वेलमीरा नाक दबाते हुए चिढ़ी। फिर उसने हाथ हिलाया और एक बड़ा ब्राउन वुडन स्टैचू समन किया, एक गॉडेस जैसी फिगर का टोटम जिसका चेहरा पूरी तरह मिटा हुआ। ये भी एक टोटम ही था, स्टेशनरी ब्लेसिंग टोटम। इसका काम सिर्फ एक, शैडो डायमेंशन की करप्ट हवा को चूस लेना और एरिया को क्लेंस कर देना। ऐसे टोटम्स की कीमत 50,000 कॉइन्स मिनिमम, और अगर किसी रीजन का टोटम कोटा लो हो तो डबल प्राइस एटलीस्ट। इसीलिए वेलमीरा ने स्टैचू को एक हेवी मिलिट्री ग्रेड कार्ट पर माउंट किया और बाकी स्क्वाड ने सेटअप कंप्लीट करना शुरू कर दिया। नदीर, रासिम, फेन सबने मिलकर 10 गॉडेस लाइक स्टैचूज का एक वॉल बना दिया, हर एक टफ मेटालिक कार्ट्स के अंदर लॉक्ड। सिर्फ कुछ पतली पतली वेंट्स छोड़ी गई थीं। हेल्पर्स का मुंह खुल गया। उनके लो टियर एजेंसीज एक टोटम भी मुश्किल से अफोर्ड करती थीं। एक्टिवेट। ऑर्डर मिलते ही स्टैचू ओनर्स ने इनकैंटेशन चैंट किया। बाय रूट, बाय फ्लेम, बाय साइलेंट ब्रेथ, पर्ज व्हाट फेस्टर्स, रिस्टोर व्हाट्स लेफ्ट। आसमान से एक पल के लिए 10 डिवाइन लाइट के पिलर्स नीचे गिरे, फ्लैश जैसा मोमेंट, और कार्ट्स को पियर्स करके स्टैचूज को पावर दे दिया। टोटम्स तुरंत ही करप्शन सकिंग मशीन्स बन गए। हुश! धुएं जैसी ग्रे मिस्ट चारों तरफ से खींचकर टोटम्स की तरफ घुसने लगी। करप्शन हिस कर रही थी, पर अब देर हो चुकी थी। स्टैचूज ने हवा को पीते हुए जैसे साइलेंट एक्सहेल किया। कार्विंग से फेंट लाइट निकली, हर ब्रेथ के साथ ब्राइट होती हुई।
कुछ सेकंड्स में ही लगभग 5 किलोमीटर तक का एरिया काफी सेफ हो चुका था। मूव इन, इड्रिस ने कमांड दिया और आर्मी माउंटेन टेरिटरी में एंट्री कर गई। स्काई स्काउटिंग स्क्वाड सेटअप। ऊपर लेवी और फ्लाइंग माउंट्स वाले डे वॉकर्स को वेलमीरा के पास ग्रुप होने का टास्क मिला। वेलमीरा की ड्यूटी थी एक टेम्पररी स्काई स्काउटिंग स्क्वाड ऑर्गेनाइज करना, अगर कोई एरियल डेंजर दिखे या कोई छिपा सब्सिडियरी नेस्ट हो। नॉर्मली ये जॉब लो रैंक्ड डे वॉकर्स को नहीं मिलता, पर लेवी और नूरा ने पहले अपनी रिलायबिलिटी प्रूफ की थी। लेवी तो खुशी था, रिवॉर्ड पॉइंट्स उन्हीं टास्क्स और किल्स पर डिपेंडेंट थे। वेलमीरा के मल्टीलेग्ड नाइट माउंट पर बैठी हुई उसने सबको वुडन क्लेंजिंग मास्क्स बांटे, बिल्कुल कोविड मास्क्स जैसा फील। क्लेंजिंग मास्क टोटम्स तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन्स को करप्शन से प्रोटेक्ट करेंगे, पर स्किन को नहीं। शैडो डायमेंशन के बाहर करप्शन उतना लीथल नहीं होता। बस फास्ट रहो, फ्लेक्सिबल रहो और हमेशा मूव्स में रहो। अंडरस्टूड? यस मैडम। मिस वेलमीरा बोलो, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ? उनकी आईलिड इरिटेबली ट्विच हुई। वेलमीरा मिड-30s की थी, पर देखने में 20-year-old सी लगती थी। क्रिम्सन कोट, ग्लासी डेकोरेशंस और एक क्रिकेट शार्ड मिरर जो देखने वाले को ही डरा देता। फिर उसने लेवी की तरफ देखकर सिग्नल किया। नुरा चीख कर हंसी। जाओ, तुम्हारी बेबी सिटर बुला रही है। सिया सीधे टोन में बोली, केयरफुल रहना, घर से बहुत दूर हैं। लेवी मुस्कुराया। यूट्यूब। लेवी प्रूव्स हिमसेल्फ। वेलमीरा ने स्क्वाड को डायरेक्शंस में भेज दिया। लेवी को उसके साथ रहना था। मिस वेलमीरा, मुझे पता है इंस्ट्रक्टर सेराफिस ने बोला कि आप मुझ पर नजर रखें, पर जरूरत नहीं है। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। श्श, उसने उसे काटा। ऑर्डर मिला है। मैं खुश नहीं हूं, पर करना पड़ेगा। लेवी समझ गया, प्रूफ देना पड़ेगा। उसने अपनी स्पाइन का एक स्ट्रिंग प्लग किया। डुम। एक लो पिच्ड नोट हवा में फैल गया। लेवी ने एको लोकेशन से साउंड वेव को किलोमीटर्स आगे तक पुश किया। वेव बाउंस होते ही लेवी ने कामली बोला, 8 फ्लाइंग नाइट क्रॉलर्स अहेड, 3 किलोमीटर्स, टियर 2 मैक्स। वेलमीरा स्टन्ड। मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। दे आर हाइडिंग इन द डार्क क्लाउड्स, लेवी ने ऐड किया। फिर उसने कैजुअली बोला, स्पिरिचुअल रेंज पहले 5 किलोमीटर था, एवोल्यूशन के बाद मे बी 15 किलोमीटर्स। वेलमीरा का ईगो धूल हो गया। एनॉमली लेवल टैलेंट का असली मतलब अब समझ आया। लेकिन लेवी की डिसेबिलिटी याद करते ही उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस आ गया। बैटल टेस्ट। व्हाट्स द प्लान? लेवी पूछा। तुम कह रहे हो खुद हैंडल कर लोगे, तो जाओ, इनको निपटाना तुम्हारा टेस्ट है। जीत गए तो स्काउट सोलो करना अलाउड। लेवी ने सिंपली नॉड किया। वायरा, फुल स्पीड। वायरा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, क्लाउड्स को टेर करते हुए आगे निकली, मिसाइल स्पीड। एक सेकंड बाद बूम, स्पीड बैरियर टूटने की आवाज। वेलमीरा, शिट, पीनट, कैचअप। पीनट ने धीरे से उसकी तरफ देखा, बॉम्बास्टिक साइड आए, जैसे कह रहा हो, वुमन, तुमने देखा उसकी स्पीड साउंड तोड़ गई, कैचअप कैसे करूं? चैप्टर 148 प्रूविंग हिमसेल्फ। लिवाई कुछ ही सेकेंड्स में उन 8 नाइट क्रॉलर्स के फॉर्मेशन तक पहुंच गया। डार्क क्लाउड्स के अंदर विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, पर नाइट क्रॉलर्स के लिए ये कोई इश्यू नहीं। 99% नाइट क्रॉलर्स के जेनेटिक्स ही ऐसे थे कि वो अंधेरे में परफेक्ट देख पाते थे। कलरलेस हैबिटेट का बोनस। यूजुअली तो ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता, पर लिवाई के सामने जीरो डिफरेंस। लिवाई ने वायरा को ऑर्डर दिया कि वो फॉर्मेशन के बिल्कुल ऊपर से साइलेंटली पास हो जाए, बिना नोटिस हुए। वायरा ने स्पीड को थोड़ा स्लो किया। सुपरसोनिक स्पीड तो वैसे भी उन्हें एक्सपोज कर देती। और फिर वो हाई हेवेंस की तरफ जूम कर गई, क्लाउड्स के ऊपर तक उठी, जहां से सूरज के रेज डार्क क्लाउड्स को बर्न करने की कोशिश कर रहे थे। पर जितना लाइट आता, उतना ही नया डार्कनेस फिर से बन जाता। ब्रोकन पीक एक एंडलेस करप्शन वर्लपूल फ्यूल कर रहा था। इंट्रीगिंग, ये कर कैसे रहे हैं? लिवाई ने वंडर में सोचा। एशक्राल ने लेजीली जवाब दिया, इतना मुश्किल नहीं, ये लोग एक स्पीशीज यूज करते हैं, फ्यूम रैट्स या ग्लूम पफर्स।
इन्हें स्टिजियन गेट के पास फार्म्स में रखा जाता है। इनको जब ग्लूम कैप मश खिलाया जाता है तो ये फंगस का पूरा रॉट अपने पीछे वाले ग्लैंड में स्टोर कर लेते हैं और कुछ मिनट्स में एक जाइंट सल्फर ब्लैक फाट क्लाउड रिलीज कर देते हैं। लिवाई साइलेंट हो गया। मतलब मैं अभी एक मैसिव फाट क्लाउड के अंदर उड़ रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का। मोस्ट डेफिनेटली, एशक्रैल ने कामली कंफर्म किया। लिवाई, अच्छा, पहले बताया क्यों नहीं? क्यों बताता, तुम मास्क पहने हो ना? मास्क, हाँ। लिवाई ने बिना टाइम वेस्ट किए एशक्रैल को वेपन फॉर्म में समन किया। एको लोकेशन से नाइट क्रॉलर्स का एग्जैक्ट अराइवल पॉइंट कैलकुलेट किया। वायरा, कैच मी। और लिवाई ग्रिन करते हुए सीधा डार्क क्लाउड के बीच में ला कूदा। जजमेंट से सीधा डार्क क्लाउड के बीच में ला कूदा। जजमेंट्स चेन स्टाफ आगे पॉइंटेड, वायरा पीछे रॉर करते हुए। एशक्रैल ने गाली दी, यू पेटी फकर। वो अपनी आंख बंद कर गया। शेम प्लस डिस्गस्ट कॉम्बो। लिवाई मास्क के पीछे हंसा। विंड ने उसकी हुडी और हेयर को वायलेंटली विप किया। डार्क फॉग के अंदर उसने देखा 8 नाइट क्रॉलर्स परफेक्ट वी फॉर्मेशन में आ रहे थे। एको फॉर्जिंग, ट्विन ब्लेड स्टाइल। इंस्टेंटली 2 मैसिव वाइब्रेटिंग ब्लेड स्टाफ के दोनों एंड्स पर मटीरियलाइज हो गए। हमिंग इंटेंसिटी से हवा तक ब्लिंक कर रही थी। नाइट क्रॉलर्स रिएक्शन देने से पहले लिवाई घोस्ट की तरह उनके बीच अपीयर हो गया। एक सिंगल फ्लूइड ट्विस्ट, स्लाइस। साउंड ब्लेड्स ने हवा और फ्लैश दोनों को टेयर कर दिया। विंग्स कट गए, लिम्स गए, एक भी पूरा नहीं बचा। सब ग्रेविटी की तरफ फ्री फॉल में चले गए। लिवाई कामली डिसेंड करता रहा। क्लाउड्स तोड़कर विजिबल स्काई में वापस आया और सीधा वेलमीरा के पास से गुजरा, जो उसे फॉल होते देख स्पीचलेस थी। पीनट कैच। बाकी वर्ड्स निकलते निकलते वायरा सोनिक फ्लैश के साथ वेलमीरा को क्रॉस करके लिवाई को स्मूथली अपने बैक पर कैच कर लिया, एज इफ नथिंग हैपेंड। फिर वो बैक ट्रैक करके वेलमीरा के पास आ गई। नो पैंटिंग, नो हफ, नो एफर्ट, परफेक्ट एलिगेंस। आई एम बैक। लिवाई ने वही पीसफुल स्माइल दिया जैसे वो 1 मिनट के लिए भी गया ही नहीं। और सच तो ये था, पूरा एंटायर सीक्वेंस 1 मिनट से भी कम था। और ये तो सिर्फ 10% पावर थी लिवाई की अल्टीमेट एको एबिलिटी की। एको फॉर्जिंग, क्रिम्सन ट्री ने स्पेशली चूज किया हुआ एबिलिटी। लिवाई को अपनी इमेजिनेशन से प्योर साउंड कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाने का पावर देता था। रेजोनेंस सिस्टम का कंप्लीट बाईपास, ट्रू हैक। वेलमीरा डिसबिलीफ में, इतनी जल्दी? फेल तो नहीं हुआ? नोप। वेलमीरा ने स्पिरिचुअल सेंस ऑन किया, पर फिर फ्रीज हो गई, क्योंकि उनके पीछे आसमान में ब्लड और बॉडी पार्ट्स की बारिश हो रही थी। 8 के 8 गए। लिवाई ने स्माइल के साथ पूछा, अब भी बेबीसिटर की जरूरत है? नो प्लीज, जस्ट गो अवे। वेलमीरा ने फेस कवर कर लिया, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बचाते हुए। लिवाई ने नॉड किया, ठीक है, कोई भी न्यू इन्फो होगी तो अपडेट कर दूंगा। और फिर वो वायरा के साथ एक अलग डायरेक्शन में जूम हो गए। वेलमीरा और पीनट ने कलेक्टिव रिलीफ साई लिया। फिर उसने इद्रिस को रिपोर्ट किया। इद्रिस ने सेराफिस को बताया। दोनों फ्रंट लाइन पर हंसी रोक नहीं पाए। हिज स्पीड ऑफ ग्रोथ इज इनसेन, इद्रिस ने मर्मर किया। सेराफिस ने स्माइल किया। कॉन्ट्रैक्ट देना मतलब एक टाइगर को विंग्स देना। विजन इम्पेयर्ड हो या नहीं, ये लड़का अपना रास्ता खुद बनाएगा। मैडम नाइमा टीज कर रही हैं, आप इसको थोड़ा ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं? सेराफिस, आई डोंट प्ले फेवरेटिज्म, कॉफ कॉफ। सबको पता था वो झूठ बोल रहा है। लिवाई का पास देखकर उनके अंदर नेचुरली एक सॉफ्टनेस आ जाती थी। ट्रॉमा के बाद भी ह्यूमैनिटी रखना रेयर। तभी वेलमीरा की मेंटल वॉइस आई। 2 मिडनाइट डोमिनियन नेस्ट स्पॉटेड, एक 10 किलोमीटर्स अहेड, एक 5 किलोमीटर्स ईस्ट। फुल 200 to 300 क्रॉलर्स ईच, 2 Tier 3 हेड्स, बाकी मिक्स्ड। इद्रिस ने इमीडिएटली 2 क्लीनअप टीम्स डिस्पैच किए, प्योरीफाइंग स्टैचूज के साथ। मेन आर्मी अपने ओरिजिनल पाथ पर आगे बढ़ती रही। मिडनाइट डोमिनियन नेस्ट कोई बड़ा थ्रेट नहीं थे, शैडो कासल्स ही असली चैलेंज थे। इद्रिस और सेराफिस स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कर रहे थे। ग्रेवमॉ को अभी तक पता चल गया होगा हमारी इन्वेजन का। सरफेस फाइट करेगा या माउंटेन के अंदर?
माउंटेन, डेफिनेटली माउंटेन। एनहांसमेंट टाइप अर्थ पेट्रिफिकेशन पावर्स। माउंटेन खतरनाक उसकी फोर्ट्रेस है, वहीं स्ट्रांगेस्ट होगा। आर्मी को जितना स्लो कर सके करेगा ताकि फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर कर सके। एवरीवन थॉट दे हैड टाइम, बट ओनली हाफ ऑफ इद्रिस's assumption was right. लॉर्ड ऑफ द ब्रोकन पीक माउंटेन के अंदर रहेगा, यस, पर वो उनकी अराइवल के लिए ऑलरेडी आवर्स पहले ही तैयारी कर चुका था। और इस बार अकेले नहीं। चैप्टर 149 व्हाट्स द कैच। माउंटेन धरना के अंदर जहां रोशनी का मतलब सिर्फ एक बुझती हुई मोमबत्ती था, वहीं उस जगह के दिल में एक पुराना मिडीवल स्टाइल शहर बसा हुआ था। पूरा पहाड़ अंदर से आधा खोखला किया गया था, सिर्फ इस एक शहर को समेटने के लिए। स्टोन टेरेसेस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बीच में एक जायंट कासल, जिसके ग्रेनाइट की दीवारों ने पूरे शहर को ड्वार्फ्स बना दिया था। पतले विंडो स्लिट्स, राउंड टावर्स, टाइल्ड रूफ्स। अगर ये शहर पहाड़ के बीच ना होता और इतना हॉन्टिंगली डेड ना लगता तो कोई भी बोल देता, अरे ये तो मिडीवल एरा का ओरिजिनल किंगडम है। पर फिलहाल कासल के थ्रोन चेंबर में माहौल बहुत ही हैवी था। ग्रेवमॉ और उसके सारे इलीट्स अंदर खड़े थे, स्नैप होने को तैयार, टेंशन हवा में लटकती हुई। गार्नॉक, उसका राइट हैंड, ग्रेवल जैसी आवाज में रिपोर्ट कर रहा था, माय लॉर्ड, क्रैकी और मोरियोनी नेस्ट्स दोनों गए हैं। उनकी मूवमेंट देख के लग रहा है कि वो सब सब्सिडरी नेस्ट्स और स्टिजियन गेट्स को क्लीन करने आए हैं। फिर माउंटेन पे अटैक। गार्नॉक का पूरा बॉडी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ था, अंदर फेंट ब्लू ग्लो जैसे हार्ट बीट। फोरआर्म्स पर डैगर लाइक क्रिस्टल स्पाइक्स, हाथ पैर के एंड पर ब्लेड पॉइंट्स, एक वॉकिंग वॉर मशीन। पर फिर भी ग्रेवमॉ के सामने सब बच्चे लगते थे। वो अपने रॉकी थ्रोन पे बैठा हुआ भी बाकी सब से ज्यादा टावरिंग लग रहा था। अगर खड़ा हो जाए तो पूरे 6 मीटर्स, जैसे एक मूविंग लैंडस्लाइड। उसका हेड एक अपसाइड डाउन लकड़ी का बोल जैसा, जिसमें बीच में एक मुट्ठी के साइज का ग्रीन क्रिस्टल कोर दबका हुआ। पूरा बॉडी माउंटेन बोल्डर्स जैसा, जिसमें से फेंट ग्रीन लाइट क्रैक से लीक होती हुई, लाइक बायोलुमिनेसेंट मॉस। एक असली स्टोन बॉर्न कोलोसी, एक वॉकिंग कैलामिटी। रायथा, जो फ्रॉग सेंटोर जैसा दिखता था, नर्वस टोन में बोला, माय लॉर्ड, ये दैरियस की बात हो रही है, वो भी डस्क बाउंड ऑर्डर का पॉन, पर फिर भी। ग्रेवमॉ ने उसकी बात बीच में काट दी, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, पर यह पक्का है कि वो अपना हिस्सा पूरा करेगा। वो जानता था दैरियस अभी तक अपना रिफाइंड डे वॉकर ब्लड का कोटा पूरा नहीं कर पाया है, और बिशप का प्रेशर अब टीक पर था। ग्रेवमॉ को अभी भी 2 घंटे पहले वाला सीन याद आ गया। 9th स्काई प्रोविंस, बाउंडलेस एक्सपेंस। 2 घंटे पहले एक ड्रीमी मैसिव गार्डन, ग्रीन लैबिरिंथाइक पाथवेज, बीच में एक मार्बल टेबल। ग्रेवमॉ और दैरियस क्वाइटली बैठे हुए। बैकग्राउंड में एक जायगैंटिक मैंशन, अर्थ लाइक आर्किटेक्चर, वुडन फ्रेम्स, स्टोन वॉल्स, ग्लास विंडोज। ग्रेवमॉ ने आसपास देखकर बोला, क्यूट प्रॉपर्टी, पर इस लोकेशन पे ऐसी सिंपल जगह होना वेस्ट। दैरियस ने वाइन सिप करते हुए कामली जवाब दिया, मुझे नेशन बनाना नहीं है, मेरे लिए ये काफी है। ग्रेवमॉ हंसा, अभी भी हेलियोडोर रीजन के पीछे पड़ा है। मैंने उसे उसके वीकेस्ट टाइम पे इन्वेड किया था, तब भी फेल हुआ। दैरियस की टोन अनचेंज्ड, इट्स माय बर्थ राइट, और मैं तुम नहीं हूं। ग्रेवमॉ की आंख थोड़ी सी सनक गई, उसको अंडरमाइंड होना पसंद नहीं था। दैरियस ने स्ट्रेट पॉइंट पे आते हुए बोला, मैं फेवर नहीं मांग रहा, पार्टनरशिप चाहिए, जिसमें तुम्हारी सर्वाइवल भी शामिल है। ग्रेवमॉ सीधा हुआ, अब बात इंटरेस्टिंग थी। दैरियस बोला, तुम पर अटैक होगा, जल्दी।
सारे डिटेल्स मेरे पास है। मैं तुम्हारी टेरिटरी डिफेंड करने में हिस्सा लूंगा। ग्रेवमॉ ने सोचा, रीडर्स, दूसरे नाइट क्रॉलर नेस्ट्स या हेलियोडोर रीजन, सब पॉसिबिलिटीज थीं। पर फिर बोला, व्हाट्स द कैच? डैरियस, मुझे तुम्हारी माउंटिंग में ब्लड रिफाइनमेंट एरे सेट करना है। मेरा कोटा इनकम्प्लीट है। ग्रेवमॉ ने मॉकिंग टोन में कहा, ये होता है मोल बनने का नतीजा। हम फ्री रोम करते हैं, तुम डबल लाइफ जीते हो। चुप। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? ग्रेवमॉ। कॉन्ट्रैक्ट? डैरियस ने एक प्रीमेड कॉन्ट्रैक्ट निकाला। ग्रेवमॉ ने बड़ा स्मूथ साइन कर दिया, और बस एक नाम सुनकर सारी इक्वेशन क्लियर हो गई। द ब्लड हंटर्स। ग्रेवमॉ विकेडली चकल्ड। ओहो, छोटा इदरीस फाइनली डैडी के बदले आ रहा है। क्यूट। मैं उसे पर्सनली उसके बाप से मिलवा दूंगा। जो करना है करो, बस उनसे माउंटेन के अंदर ही फाइट करना, सरफेस पर नहीं। बाकी मैं संभाल लूंगा। डैरियस ने एक और कंडीशन ऐड की, दिस इज एन अनसुपरवाइज्ड रेड, डोंट रिपोर्ट इट। मतलब इदरीस इल्लीगल रेड कर रहा है। अगर ग्रेवमॉ चाहे तो उसकी कंप्लेंट करके पूरा ऑपरेशन कैंसिल करा सकता है। पर ग्रेवमॉ ने हंसी दबाते हुए बोला, मैं क्यों रिपोर्ट करूं? नो रूल्स, नो लिमिट्स और मेरा ही टेरिटरी। थोरनैक माउंटेन उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। केयरफुल रहना। इदरीस भले स्वीट लगता हो, पर अगर आया है तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा। मैं भी तैयार हूं, और तुमने मुझे जो चाहिए था, कुछ घंटे, वो दे दिए। काम डन। डैरियस का फोकस अपने हिस्से पर शिफ्ट हो गया। एजेंसी को बचाना भी उसके प्लान का पार्ट था। ग्रेवमॉ ने फाइनल क्वेश्चन पूछा, आफ्टरमैथ का क्या? अगर ब्लड हंटर्स मर गए तो सब तुम्हें ही मोल समझेंगे। डैरियस ने कोल्डली बोला, चिंता मत करो, संभाल लिया है। उसकी आंखों में एक इमेज रिफ्लेक्ट हुई, एक क्लोक्ड राइडर ब्राउनिश ड्रैगन फ्लाई टाइप नाइट माउंट पर थिक जंगल में ट्रीज डॉज करता हुआ। डायरेक्शन माउंटेन थर्नैक। अ स्टॉर्म वॉज कमिंग। चैप्टर 150 टेरिटरी क्लियरेंस। प्रेजेंट में वापस। अबिसल लॉस्ट सिटी क्या ही बड़ा सा नेस्ट है, और हम अभी तक उसका दिल तक नहीं पहुंचे। लीवी ने हल्की सी गुर्राहट में कहा। वो अपनी एकोलोकेशन का इस्तेमाल कर रहा था, जमीन के नीचे तक देखते हुए, और जितना वो देख रहा था उतना ही उसका चेहरा उतरता जा रहा था। सबसे डरावने थे वो लो टियर नाइट क्रॉलर्स की तादाद। हंड्रेड्स भी कम लग रहे थे। अगर सिर्फ मेरी एकोलोकेशन की रेंज में इतनी सारे हैं, पूरी टेरिटरी स्कैन करूं तो पता नहीं क्या निकलेगा। लीवी ने भ्रुकुटी सिकोड़ी। लॉर्ड इड्रिस ने अनऑफिशियल रेड क्यों चुना? कोई रीजन है? ऑफिशियल रेड करता तो ज्यादा से ज्यादा 10 लोग मरते, या फिर वो डेथ गेम हारने से डर रहा है? लीवी जानता था, रेड का मतलब होता है जमीन का हक और जंग मौत तक। यहाँ कोई सरेंडर नहीं, सिर्फ एक टीम बचेगी। टोकन यूज करके ही कोई मौत से बच सकता था, सीआरएस प्लेटफॉर्म के अथॉरिटी से। इस हिसाब से देखा जाए तो अनऑफिशियल रेड थोड़ा सेंस बनाता था। इड्रिस चाहता हो कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो रिट्रीट का ऑप्शन हो, पर ये बात भी ठीक नहीं लगती। लॉर्ड इड्रिस लड़ाई से भागने वाले लोगों में से नहीं है। लीवी थॉट्स में डूब गया, वेलमीरा को नॉनस्टॉप नेस्ट लोकेशंस और इनहिबिटर एस्टिमेट्स भेजते हुए। वायरा की इनसेन स्पीड प्लस लीवी की स्काउटिंग एबिलिटीज, स्पिरिचुअल विजन प्लस एकोलोकेशन, दोनों मिलकर लिटरल चीट कोड बन गए थे। कोई भी हार्टबीट, कोई भी मूवमेंट, कुछ भी लीवी से बच नहीं रहा था। वेलमीरा को पूरा भरोसा था। लीवी की स्पिरिचुअल विजन किलोमीटर्स तक फैल सकती थी, उससे बेहतर स्काउट उनके पास था ही नहीं। इड्रिस हर बार इंटेल लेकर एक और टीम असाइन कर देता, और ये इतनी फास्ट हो रही थी कि एक पॉइंट पर इड्रिस के पास कैप्टन्स ही खत्म हो गए थे।
लीवी थोड़ी थोड़ी देर में वेलमीरा को एक हैंड ड्रिप इंडिकेट करता था और वो उसके हैंड ड्रिप्स को ट्रेस करके उन्हें इंटेल में कन्वर्ट करती थी। वेलमीरा थोड़ा स्लो करो, स्क्वाड को ओवरवर्क मत करो, इड्रिस ने एडवाइस दिया। वेलमीरा की आंख का कोना फड़क उठा। रिलैक्स ही है स्क्वाड, 90% इंटेल लीवी अकेला दे रहा है। ओ, इड्रिस स्पीचलेस रह गया। अच्छा उसे बोल दो ब्रेक ले, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, इड्रिस ने चीख दबाई सी मुस्कान के साथ कहा। ओके। और लिटरली 10 मिनट में ही लीवी को फोर्स्ड रिटायरमेंट पर भेज दिया गया। अब वो आसमान में इधर उधर घूम रहा था। काम खत्म हो गया और बोर्डम स्टार्ट। 2 घंटे बाद ब्लड हंटर्स का पूरा आर्मी माउंटेन थर्नाक पहुंच गया। उनको इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि वो हर एक नेस्ट और स्टिजियन गेट को क्लीन करते आए थे, रेडिएंट लॉक नाम के टोटम्स लगाते हुए जो गेट्स को टेम्परेरली ब्लॉक कर देते थे। लीवी को भी एक एक्सटर्मिनेशन टीम के साथ जाने दिया गया। उसने अपने पोटेंशियल के हिसाब से फुल एफर्ट दिया, पर कैप्टन्स वार्डन्स थे और नेस्ट्स टियर 3 नाइट क्रॉलर्स के थे, सो ऑनेस्टली उनको मुश्किल नहीं हो रही थी। इससे एक बात समझ आ गई, ग्रेव मॉ ने अपनी इलीट सब माउंटेन के अंदर जमा कर रखे हैं और ये अपकमिंग बैटल एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाली है। पर लॉर्ड इड्रिस बिल्कुल भी नहीं डरे। वो माउंटेन के अंधेरे मुहाने के सामने सीधा खड़ा था, उसका मेन पार्टी पीछे। इंस्ट्रक्टर सेराफिस ट्रेनीज और हेल्पर्स के साथ एंट्रेंस गार्ड करेगा। सेराफिस, एंट्रेंस तुम्हारे हवाले। इड्रिस ने हल्की सी हेड नॉट की और आगे बढ़ गया। नाइमा, रासीन, फेन, शिया, जमाल, सर्जियो सारे ब्लड हंटर्स उसके पीछे। सिर्फ वेलमीरा सेराफिस के साथ एंट्रेंस पर रुक गई। सबके चेहरों पर टेंशन थी, सब जानते थे शायद सब वापस ना आए। ग्रेव मॉ ने अपनी टेरिटरी को बर्बादी होते हुए देखा, पर फिर भी खामोश रहा। ये खामोशी ही सबसे बड़ा वार्निंग थी। पर लॉर्ड इड्रिस पर सबका विश्वास अनब्रेकेबल था। इनसाइड आउटसाइड स्प्लिट। मेन आर्मी अंदर चली गई, रेडिएंट लॉक टूटम्स लगाते हुए स्टिजियन गेट्स को बर्न करते हुए। सेराफिस अपनी रीइंफोर्समेंट स्क्वाड की तरफ मुड़ा। हमारी एक ही ड्यूटी है, एग्जिट को हर कीमत पर सिक्योर रखना। हमने टेरिटरी साफ कर दी, पर ग्रेव मॉ डेंजरस है, एम्बुश के चांसेस बहुत हाई हैं। ना इड्रिस बेवकूफ़ था ना सेराफिस, ये सब कुछ ज़्यादा स्मूथ चल रहा था, अब नॉर्मल। ग्रेव मॉ क्लियरली सबको माउंटेन के अंदर खींच रहा था। इलीट्स को जिंदा बर्बाद करवाने का कोई मतलब नहीं था, वो बिग फाइट के लिए सेव हो रहा था। सेराफिस श्योर था, टियर 5 नाइट क्रॉलर नहीं भेज सकता ग्रेव मॉ, वो खुद ही इकलौता टियर 5 था। और इड्रिस प्लस सेराफिस दोनों 16 बाउंड डे वॉकर्स थे, तो एंट्रेंस फॉल करना मुश्किल था। इड्रिस को भी पता था ग्रेव मॉ उसकी शिकायत प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा। उनका पुराना इतिहास और प्राइड बीच में आ जाते। मेन पार्टी का प्राइवेट लाइव स्ट्रीम चलाना हो तो चला लो, बट स्टे अलर्ट, सेराफिस ने कामली कहा। यस सर। सब अपने पोजीशंस पर चले गए और नर्वसनेस के साथ लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। लीवी और आर्थर एक काले सूखे पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्थर ने शील्ड अपनी लैप पर रखी, दोनों साइड बाय साइड स्ट्रीम देखने लगे। लीवी अपने तरीके से देख रहा था, एकोलोकेशन प्लस इमेजिनेशन प्लस हार्मोनिक स्पाइन। वो लिटरल रियल टाइम सेंसरी सिमुलेशन बना रहा था। आशकराल की 1 घंटे की क्लास ने उसकी लिमिटेशंस डिस्ट्रॉय कर दी थी। एकोलोकेशन की डिटेल कमी, हार्मोनिक स्पाइन की शॉर्ट रेडियस, सब मिक्स करके लीवी ने 4D लाइव एक्सपीरियंस क्रिएट कर लिया। इट्स स्टार्टिंग, लीवी ने फंसाफंसी में कहा। लॉर्ड इड्रिस और टीम पर टियर 1 और टियर 2 नाइट क्रॉलर्स का सुनामी टूट पड़ा। गोलम फैमिली के अलग अलग स्पीशीज, कुछ पत्थर जैसे सर्पेंट्स, कुछ मेटालिक ड्रिल फेस वाले जंप अटैकर्स, एक फ्रूट बास्केट जैसा वैरायटी, पर सबकी एंडिंग सेम, ब्रूटल। लॉर्ड इड्रिस की क्रिम्सन स्पिरिचुअल ऑरा ने पूरा बैटलफील्ड क्रिपल कर दिया। वो आराम से वॉक कर रहा था और उसका स्क्वाड रिलैक्स्ड स्लॉटर मोड में। 16 बाउंड कितने ओवरपावर्ड होते हैं, लीवी ने सोचा। टियर 1 टियर 2 नाइट क्रॉलर्स का कोई चांस ही नहीं होता, ऑरा प्रेशर ही उन्हें मरने लायक होता है। अचानक एक डार्क ग्रीन ओप्रेसिव ऑरा फ्लड की तरह आई और इड्रिस की ऑरा से टकरा गई।
दो रंगों की लहरें, ऑरा वेव्स टकराते हुए, एक मेस्मराइजिंग स्पिरिचुअल वॉर। लिटिल इड्रिस, अपीयरेंस तुम्हारे डेडबीट बाप जैसी है, पर पोटेंसी उससे ज्यादा। गर्गल ग्रेवमॉ की गर्गलिंग वॉइस केव में गूंज उठी। सरप्राइज्ड हो? इड्रिस ने ग्रेट स्वॉर्ड समन किया। उसकी आंखें अंधेरे को चीरते हुए ग्रेवमॉ तक पहुंच गई। वे जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इड्रिस की आवाज़ सीधे मौत की घंटी जैसी थी, पर ग्रेवमॉ और उसकी एलीट सिर्फ स्मर्क कर रहे थे। यू गॉट दैट राइट? ग्रेवमॉ ने तुरंत एक डिमेंशनल मैसेज भेजा, रिलीज द हाउंड।